वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने बहुत सारा कुछ अच्छा समझा। क्या क्या समझा था कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमें क्यों जरूरत होती है, उसको मैंने क्लियर कर दिया था, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे ना कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है, हटा देना चाहिए सब कुछ, है ना। तो हमने देखा कि जरूरत तो है ना, हमको किसी और चीज पे काम करना है ना। तो वो चीज़ अगर आपको क्लियर करनी है तो आप वहाँ पे जाके बढ़िया से समझ सकते हो। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने बात की थी कि कितनी, अगर पार्टी की ज़रूरत तो है तो कितनी पार्टी की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि इंडिया में तो पार्टी की फ्रीडम है बनाने की, तो हमने 750 पार्टी बना ली, है ना। फिर हमने सिस्टम ऑफ पार्टीज को भी अच्छे से डिस्कस किया था, वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हमने बात की थी। अब बात कर लेते हैं हम किसकी बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं नेशनल और स्टेट पार्टीज की, है ना। तो हमको क्या है यहाँ पर देखने को मिलता है इंडिया में, या फिर कहा जाए तो नेशनल और स्टेट पार्टीज कुछ इस तरीके से रहती है, ऐसी कंट्रीज में रहती है जहाँ पर फेडरल यूनिट्स ज़्यादा है ना। जैसे कि सेंटर है, फिर स्टेट भी अलग अलग है ना। तो नेशनल पार्टीज कौन सी पार्टीज होती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द फेडरल यूनिट्स में फैली हुई हो, है ना। वहीं स्टेट पार्टीज कौन सी होती है, ऐसी पार्टीज होती हैं जो एक दो स्टेट्स में है, ज़्यादा सेंट्रल लेवल तक नहीं पहुंची है। समझ में आ रही। जैसे बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये नेशनल लेवल पार्टी है, सारे स्टेट्स में भी आपको देखने को मिलेगी, सेंटर में भी आपको देखने को मिलेगी। वहीं आप जो दूसरी पार्टीज है, अभी हम बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, है ना, जो साउथ वाली पार्टीज हैं कुछ, तो वो पार्टीज कैसी है, वो कुछ स्टेट्स में है ना, ज़्यादा में नहीं है। और कुछ पार्टीज ऐसी भी है जो शुरुआत में स्टेट पार्टीज की तरह थी, फिर उभर के नेशनल पार्टीज भी बनी, है ना। तो वो कैसे बन जाती है, क्या क्राइटेरिया होते हैं फॉर नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज, ये भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग क्या होता है, डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जहां पर भी जो भी कंट्रीज फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, फेडरल सिस्टम मतलब यही ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सेंटर है, फिर अलग बहुत सारे स्टेट्स हैं ना, फेडरल यूनिट से बहुत सारी अलग अलग। तो वर्किंग ऐसा कि जो मेन जो लीड है वो सेंटर से काम चलता है, बाकी स्टेट जो है वो सबऑर्डिनेट जो है वो अपना अपना काम संभालते हैं, है ना। ये क्या होती है, फेडरल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है। एक तो ऐसी पार्टीज दैट आर इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट, मतलब जो भी फेडरल यूनिट्स हैं यानी कि स्टेट्स हैं, उनमें किसी में इक्की दुक्की में रहेंगी वो पार्टीज। और पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, ऐसी पार्टीज जो कि या तो बहुत सारे, ऑल में नहीं तो बहुत सारे यूनिट्स ऑफ फेडरेशन में फैली है, या फिर सभी में फैली हुई है ना। तो ये ऐसी पार्टीज क्या कहलाती है, ऐसी पार्टीज स्टेट पार्टीज कहलाती हैं। और ये जो सभी दूर फैली होती है ये पार्टीज क्या कहलाती हैं, ये पार्टीज नेशनल पार्टीज कहलाती हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो नेशनल पार्टीज क्या होती है, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर, नहीं ये जो पार्टी है ये नेशनल पार्टी होती है ना। तो ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या है, पार्टीज का सिस्टम क्या है, हर पार्टी को रजिस्टर करवाना होता है विद द इलेक्शन कमीशन। ऐसा नहीं कि मैं 4 लोगों को इकट्ठा कर लूँ, मैं कह दूँ ये तो मेरी पार्टी है और हम इलेक्शन लड़ेंगे और चले गए वहाँ पे, या नारे लगा हमारा नेता कैसा हो, रिया भाई जैसा हो, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ क्या है, अपने को इलेक्शन कमीशन से पहले रजिस्टर कराना पड़ता है कि ऐसी पार्टी हम लोग लेकर आ रहे हैं साहब, और हमको ऐसा काम यहाँ पे करवाना है ना। तो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। और फिर हम रजिस्टर करवाने का हमको अलाउंस मिला, तो हमने 750 पार्टीज रजिस्टर करवा ली एक एक करके। Some special facilities are given, some special facilities to large and established parties are given। अब देखो ये तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के लिए सारी पार्टीज बराबर हैं, नो डाउट सारी पार्टीज बराबर है, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें दी जाती है, फिर कुछ कहा जाए तो स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है फॉर द पार्टीज जो कि नेशनल लेवल पे आ चुकी हैं, या फिर फॉर द पार्टीज दैट हैव स्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स। अब यार देखो ऐसा नहीं, इसके में कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। आपने मेहनत किया भी, जो नेशनल पार्टीज है या स्टैब्लिश पार्टी है ये शुरुआत में कमज़ोर होंगी, मेहनत करते करते आगे आई, तो जब ये मेहनत करते करते आगे आई तो जाहिर सी बात है उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, और मिलना भी चाहिए, है ना। जब कोई भी बंदा मेहनत करेगा तभी तो उसको उस चीज़ के बेनिफिट मिलेंगे। नहीं तो हम कहें कि बेनिफिट भी सबको बराबर में बांट दिया जाए तो फिर कोई भी आगे ही नहीं बढ़ेगा ना, कहेगा हमको तो यही पे भी ये बेनिफिट मिल जा रहे हैं, क्या जरूरत है आगे बढ़ने की।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यही चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये इससे बुरा मत मान जाना कि नेशनल पार्टी या फिर कुछ स्टेब्लिश पार्टी को इलेक्शन कमीशन स्पेशल फैसिलिटी क्यों देता है ना। यहाँ पर स्पेशल फैसिलिटी देने की जरूरत है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो स्टेब्लिश्ड है। गिवन ए यूनिक सिंबल स्पेशल फैसिलिटी, जैसे उनको कुछ खाना वाना नहीं सर्व करते हैं, यूनिक सिंबल दिए जाते हैं उनको कि जहां पर भी फेडरेशन में या फेडरल यूनिट में जब भी इस पार्टी की बात होगी तो यही सिंबल चलेगा, है ना, वो उनका पेटेंट सिंबल हो जाता है। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। यही पार्टीज, यही वाली पार्टी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इनको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। समझ में आ रही है बात की नहीं? अब नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब क्या करने से नेशनल पार्टी बन जाती है और क्या करने से स्टेट पार्टी बनती है ना, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैड लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को नेशनल पार्टी भी आप समझ सकते हो, है ना। तो आपने जैसे पार्टी बनाई, है ना, अभी अपन इनिशियल स्टेज पे हैं, तो अभी हम क्या कहलाएंगे, स्टेट पार्टी कहलाएंगे, या फिर जो भी सबऑर्डिनेट में हम काम कर रहे हैं हम वो वाली पार्टी कहलाएंगे। अब हमको अगर नेशनल पार्टी में परिवर्तित होना है तो हमको कुछ टारगेट दिया हुआ है कि नेशनल पार्टी, अगर स्टेट पार्टी भी ऐसे नहीं बनती है, ठीक है, ऐसे ही नहीं बन जाती स्टेट पार्टी भी कि 4 लोगों को इकट्ठा कर लिया तो स्टेट पार्टी कहला गए, नहीं। स्टेट पार्टी कहलाने के लिए भी क्राइटेरिया है भाई साहब। क्या क्राइटेरिया है? एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन इलेक्शन to the legislative assembly of a state and win at least 2 seats। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा है कि कम से कम 6% ऑफ द टोटल वोट इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। देखो पहले इसको समझते हैं इतना, है ना। तो जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कामकाज हुआ है या फिर वहां का जो इलेक्शन हुआ है उसमें कम से कम 6%, टोटल वोट का 6% मिलना चाहिए। ठीक है, पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा क्या? विन एटलीस्ट 2 सीट्स। पहला वोट केस में अगर हम देखें तो कम से कम स्टेट वाले इलेक्शन में 6% के वोट होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी चल जाए चलेगा, पर कम से कम 6% तो होनी चाहिए। साथ में सीट्स के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो 2 सीट तो होनी चाहिए। जब ये क्राइटेरिया आपने क्लियर कर लिया तो आप क्या कहला जाओगे? स्टेट पार्टी। आपकी पार्टी क्या कहला जाएगी? स्टेट पार्टी। वही नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्टी में भी 2 ऑप्शन है, मतलब 2 ऑप्शन नहीं है, 2 क्राइटेरिया है, ठीक है, और एक क्राइटेरिया में ऑप्शन है। ठीक है, समझते हैं। एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन। देखो पहला ऑप्शन जो है वो ना नेशनल पार्टी में बताती हूँ, नेशनल पार्टी, ये स्टेट पार्टी। ठीक है, तो स्टेट पार्टी के तो क्या है, 2 क्राइटेरिया है। पहला तो 6% वोट, है ना, एटलीस्ट 6% और ज्यादा भी चलेगा। ठीक है, और 2 सीट्स तो होनी चाहिए। ठीक है, कहां पर? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए। वही नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्टी में 2 क्राइटेरिया, जैसे इसके क्राइटेरिया ना वैसे इसके भी 2 क्राइटेरिया, लेकिन इस क्राइटेरिया में और 2 चॉइसेस है। ठीक है, क्या 2 चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस ऐसी हैं, पहला तो 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन, या तो 6% ऑफ टोटल वोट मिल जाए लोकसभा इलेक्शन में, या फिर और इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। ठीक है, तो क्या करना है? 6% ऑफ टोटल वोट मिल जाए लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहला तो, और दूसरा असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स की। देखो सबसे पहले तो 6% ले लो, 6% ले लो। बार बार इसलिए कह रही हूं ताकि दिमाग में चले जाए, 3-4 बार पढ़ते हैं ना, जब जाके दिमाग में घुसता है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। पहला ऑप्शन क्या है? 6% ऑफ टोटल वोट मिल जाए, जो इधर है वही वाला, ठीक है, वो वाला मिल जाए, या फिर क्या हो जाए, पहला तो लोकसभा में मिल जाए, या फिर क्या हो जाए, असेंबली इलेक्शन में मिल जाए। ठीक है, किसके असेंबली इलेक्शन में और लोकसभा में? और 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में या तो 6% वोट मिल जाए, या फिर 4 स्टेट के लोकसभा में 6% वोट मिल जाए, तब क्या कहलाएगी? एक क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कुछ एक आ गया है तो क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। ठीक है,
तो 4 स्टेट के लोकसभा इलेक्शन में या तो आप 6% लेके आ जाओ या फिर असेंबली इलेक्शन में 6% लेके आ जाओ, तो पहला क्राइटेरिया हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, विंस एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। लोकसभा में क्या कर लो, 4% सीट जो है उसको विन कर लो, 4% सीट जीत जाओ लोकसभा में। तो ये तो आपको पक्का करना ही करना है अगर नेशनल पार्टी कहलानी है तो लोकसभा में 4% की सीट तो आपको लानी ही लानी है, ठीक है। 4 सीट, 4% नहीं 4 सीट्स आपको लेके आनी है, ठीक है। क्या क्या लेके आनी है, 4 सीट्स लेके आनी है। जैसे कि यहाँ पे 2 सीट्स चाहिए थी ना, ऐसे यहाँ पे 4 सीट चाहिए। बस ये वाले पहले वाले में क्या है, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आप देख लो, जैसे भी आपको आगे बढ़ना है कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमको क्या है, बहुत सारी नेशनल पार्टीज हमको दी हुई है, ठीक है। नेशनल पार्टीज के बारे में बात की हुई है, मेजरली हमको 7 नेशनल पार्टीज देखने को मिलेंगी। पहली पार्टी जो है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको आप स्टेट पार्टी मत समझना, नेशनल लेवल पे है। जनवरी 1998 में आई थी बाय ममता बनर्जी। कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं ना। इमेजेस वही वाली रखी है जैसी वन शॉट में थी, बार बार देखोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, AITC, जनवरी 1998 में बनी थी अंडर ममता बनर्जी। नेशनल पार्टी जो है वो 2016 में बनी थी। अब देखो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1998 में, लेकिन नेशनल पार्टी कब बनी, 2016 में, है ना। तो उन्होंने वो क्राइटेरिया पूरे कर लिए होंगे, या तो पहले क्राइटेरिया की दोनों चॉइसेस में से कुछ एक, और दूसरा क्राइटेरिया 4 सीट लोकसभा में तो ली होगी, है ना, तभी ये क्या बन के आई, नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होकर आई। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म, ये इनका गोल है। अच्छा, इसके ऊपर 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, MCQ आ जाते हैं अगर आएंगे, मतलब अगर पेपर पैटर्न कभी भी आपका चैप्टर तो हमेशा पढ़ते रहोगे, बहुत से क्लास वाले बच्चे आएंगे, बुरा मत मानना, आप बोलोगे अभी तो सब्जेक्टिव है मैम, सब्जेक्टिव तो है, लेकिन कभी बाय चांस MCQ टेस्ट हो गया या कुछ भी हो गया तो ये गोल के ऊपर यूजुअली बात की जाती है ना। तो इन गोल्स के ऊपर आपको काफी अच्छे से ध्यान देना है कि किन पार्टी का कौन सा गोल है। तो दे आर कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। 4th लार्जेस्ट पार्टी है ये लोकसभा की, ठीक है। हमारी जो लोकसभा है सेंटर पे, उसकी चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में बेसिकली इनका काम चलता है। अब जैसे अगर आप MP में रह रहे हो या आप उधर महाराष्ट्र में रह रहे हो, गुजरात में रह रहे हो, तो वहाँ पे आपको इन पार्टीज के हाथ पैर नहीं दिखेंगे, ये यूजुअली ये वाले एरियाज में आपको वर्क करते हुए दिखेंगी। और ये इनका क्या है, लोगो, ठीक। उसके बाद में कौन सी आती है, उसके बाद में आती है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, काशीराम जी की पार्टी। और यहाँ पर आपको मायावती भी देख सकते हो, और साथ ही साथ में अखिलेश यादव आपको जो देखने को मिलते हैं लंबी नाक वाले, वो भी किसको बिलोंग करते हैं, BSP को ही बिलोंग करते हैं। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी अंडर लीडरशिप ऑफ काशीराम जी। NCERT में MCQ है काशीराम जी के ऊपर, मैंने तब भी बताया था, पिक्चर से याद होगा आपको। दलित, आदिवासी, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटीज उभर के आए थ्रू दिस पार्टी। अब देखो ये पार्टीज कैसे बनती है, तो इन लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार हम लोग को बैकवर्ड फील करवाया जा रहा है, या हमको परेशान किया जा रहा है, या हमको अब आगे आना है, तो फिर उन्होंने उस हिसाब से अपनी पार्टीज जो है वो फॉर्म की। यूपी में, MP में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, दिल्ली में और पंजाब में ये पार्टी की वर्किंग हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो भाइयों और बहनों 1951 में बनी थी, 1980 में वो और अच्छे से उभर के आई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाई गई थी। अब ये ही इज़ नॉट श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनका इसलिए रखा गया है क्योंकि हम यूजुअली इनके फेस से जानते हैं अभी करंट में, है ना। पिछले वाले में भी मायावती जी को इसलिए रखा था क्योंकि आप उनके इससे जानते हो, है ना। और बाकी ही इज़ द पर्सन जो कि फाउंडर है ऑफ BJP। फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, ये इनका मेजर गोल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड रहे फॉर ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ऐसा नहीं कि किसी का रिलीजन है तो इसको और फेवर दे दिया, किसी का ये रिलीजन है तो इसको और फेवर दे दिया, सभी लोगों को बराबर यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया जाए। NDA अलायंस जो है, जिसमें ये यूजुअली दूसरी पार्टीज के साथ में अलायंस करके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, 1998 में लार्जेस्ट पार्टी जो है ये बनकर उभर के आई थी। अभी भी
देखें तो हम ये सबसे बड़ी पार्टी हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, दैट इज सीपीआई, फॉर्म्ड इन 1925। ठीक है, लोगो अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखो, लोगों से भूल सकते ही नहीं हो। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वीट के दिख रहे हैं और साथ में ये जो है फार्मिंग में यूज होता है टूल, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं, अभी हम देखेंगे, बात करेंगे सिग्निफिकेंट प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है। केरला में है, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में है। साथ ही साथ दे एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड पुअर। तो इनके लिए काम करते हैं। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म में ये लोग बिलीव करते हैं और डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। अपोज द फोर्सेस ऑफ सक्सेशन एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म, सक्सेशन को बिल्कुल ये अपोज करते हैं, मानते नहीं है इस चीज़ में कि बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से गलत है। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म में बिलीव किया जाता है। तो अब ये मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म क्या होता है ये हमने बहुत अच्छे से समझा है कुछ पुराने वीडियोज़ में, आप अच्छे से समझ सकते हो। ये कुछ दूसरे टाइप का सेक्युलरिज्म है। हमारे यहाँ पे जो सेक्युलरिज्म माना जाता है दैट इज गांधीयन सेक्युलरिज्म। गांधीयन सेक्युलरिज्म मतलब कि सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, मतलब अपॉर्चुनिटी सब लोगों को बराबरी दी जाएगी। अब आप उससे से कुछ भी बना के आप अपना काम कर सकते हो, है ना। अब जैसे मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म क्या होता है कि सभी लोगों को जो पैसा है सारा का सारा वो क्या कर दो, वो सारे के सारे लोगों में बांट दो, मतलब सभी लोगों को डिवाइडेड बराबर बराबर पैसा मिले, तो वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म कहा जाता है। वहीं गांधीयन सेक्युलरिज्म क्या कह रहा है, पैसा तो ठीक है उसको अलग हटाओ, आप सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दो। कोई भी गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सब कुछ, किसी भी कास्ट रिलीजन को बिलोंग करता है, उसको अपॉर्चुनिटी सभी को बराबर मिलनी चाहिए। अब उस अपॉर्चुनिटी में से कौन कितना निकाल के अपनी लाइफ बना दे रहा है ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होगा कभी उसको ये फील नहीं होगा कि यार मैं इस में जन्म ले लिया, मैंने इस कास्ट में हो गया तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ऐसा ना हो। सभी को बराबर ही अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब उसके अंदर से अगर अंबानी बहुत मेहनत करके और अपना बिजनेस पूरा खड़ा करके आगे बढ़ सकता है तो बाकी लोग भी बढ़ सकते हैं। शार्क टैंक में भी आप लोग देख रहे हैं कि वहां पर भी जो उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया है वो बहुत ही स्क्रैच से खड़ा किया है और इवन बहुत उम्र निकल जाने के बाद उन्होंने शुरुआत की और विद इन 5 साल 10 साल उन्होंने करोड़ों की कंपनी बनाई। तो वो लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। क्यों बना पाए? क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। ठीक है, ये लोग मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी कौन सी है? नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, ये CPIM है, दैट इज फाउंडेड इन 1964 एंड एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, साथ ही में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की डिमांड करते हैं इन इंडिया। दे हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा अमंग पुअर फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड इंटेलिजेंशिया। ये क्या होता है? बुद्धिजीवी वर्ग जो है उनके सपोर्ट में इनका काम जो है वो चलता है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। थोड़ा बहुत क्रिटिकल है ये लोग अबाउट वो जो हमारा फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसकी पॉलिसीज को लेकर कुछ और करना चाहते हैं, है ना। तो मतलब कुछ और तो नहीं करना चाहते, ऐसा कि उनका मेन फोकस उसके ऊपर रहता है कि ट्रेड के अराउंड उनकी बातें, उनकी पॉलिसीज जो है वो यूजुअली रहती है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, फार्मर्स है, सब कुछ है, तो उन लोगों का इंटरेस्ट तो इसी के अंदर रहेगा ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस के ऊपर डिपेंडेंसी होती है ना, या फिर प्राइजेस जो है वो फ्लक्चुएट होती है इन्हीं चीज़ों के कारण। तो फिर वो ट्रेड के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना, कि कैसे मतलब टैक्स बैरियर लगाना है, कितना लगाना है, नहीं लगाना है, इन चीज़ों की डिमांड रखते हैं। कांग्रेस की बात करें भाई, हमारा हाथ का पंजा, तो ये क्या है? ये सबसे पुरानी पार्टी है, या फिर पूरे वर्ल्ड में भी अगर ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड पार्टीज में से देखा जाए तो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आता है, INC, दैट इज पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। कब फाइंड की गई थी? 1885 में फाइंड की गई थी। मतलब जिस जमाने में जब पार्टीज हुआ ही नहीं करती थी, बहुत कम गिनती में हुआ करती थी, तब से हमारी कांग्रेस पार्टी चली आ रही है। अब यहाँ पे ये मत करना हमारी तुम्हारी, देश की पार्टी है यार, तो पुरानी है तो गर्व होना चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं, साइड वाली बात नहीं है, यहाँ पे लड़ने मत लगना। A dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after independence। बहुत dominant role रहा national level पर भी, state level पर भी, even after independence। और जवाहरलाल नेहरू की leadership के अंडर the parties has sought to build modern secular democratic republic in India। मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया को बनाना चाहते थे अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एक सेंट्रिस्ट पार्टी है इन इट्स आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन, ना लेफ्ट ना राइट,
सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी अपनी रखती है। द पार्टी एस्पाउजेस सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। सेक्युलरिज्म की बात करती हैं, रिलीजन को लेकर बात करती हैं कि सब लोगों को बराबर रखा जाए, माइनॉरिटीज को बराबर रखा जाए, वीकर सेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाए। द आईएनसी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस, लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो ये आईएनसी क्या करती है, इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो नए नए पैसों को लेकर रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं उसको सपोर्ट करती है, बट विद अ ह्यूमन फेस, मतलब जैसे हाथ का पंजा है कि नहीं, ऐसा। अब ये वाला क्या है, नेक्स्ट पार्टी है हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, फिर ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, दूसरी पार्टी है। दिस इज फाउंड इन 1919। कुछ तो हमको ऐसे लग रही होगी हमने सुनी नहीं है, पर है, नेशनल पार्टीज हैं। कांग्रेस पार्टी क्योंकि हमारे स्टेट में वर्किंग नहीं है ना, इसलिए हमको ऐसा लगता है। अब जिस स्टेट में वर्किंग होगी वहां पर है। आप बताना आपके स्टेट में आप ये पार्टीज के नाम सुनते हो कि नहीं, कितनी एक्टिव है, कैसे काम करती है, ये सारे आप कॉमेंट्स में बताना। ठीक है, कांग्रेस पार्टी एस्पाउसेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। वही गांधीयन सेक्युलरिज्म की बात करें ना अगर, तो इक्विटी की बात तो करेंगे ही करेंगे। इक्विटी मतलब ऐसा कि सब लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, है ना, बराबर अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी तो फिर काम बढ़िया से चलेगा। वॉन्ट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, है ना, ये ऐसा चाहते हैं कि जो हाई ऑफिसेस है गवर्नमेंट के, यानी कि अच्छी पोस्ट वाले ऑफिसेस हैं, उसको नेचुरल बॉर्न, जो कि हमारे इंडिया में बॉर्न हुए हैं सिटीजन, उनको मिले, ऐसी इनकी डिमांड है। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, सिग्निफिकेंस रोल इन मेघालय, मणिपुर एंड असम, कोलिशन पार्टनर है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विद अलायंस विद द कांग्रेस। तो एनडी, वो जो यूपीए है ना, कांग्रेस का अलायंस, उसके साथ में यूजुअली जुड़ जाया करते हैं। सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, है ना, तो यूपीए के मेंबर है। जब आप किसी पार्टी के साथ में जुड़ जाते हो, कोलिशन बना लेते हो, तो उसको कुछ अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे बीजेपी के साथ में अगर जुड़ते हो तो एनडीए जो है वो कोलिशन रहता है। अब पार्टीज जो है वो कोलिशन वाली चेंज होती रहती है, बीजेपी के साथ में जुड़ने वाली। ऐसे कांग्रेस के साथ में अगर कोलिशन बनता है किसी दूसरी पार्टीज का, तो वो यूपीए के अंडर कही जाती है ना, एक कोलिशन जो है वो बनता है। अब फिर जैसे कोलिशन बन गया तो सिर्फ आप ये उसको कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकते ना, कोलिशन बन गया दूसरी पार्टी का भी इंपॉर्टेंस है, उनका खत्म हो जाएगा ना फिर इंपॉर्टेंस, उसको यूपीए बोलो। ठीक है, ऐसे स्टेट पार्टीज है, तो स्टेट पार्टीज तो आप देख रहे हो बहुत सारी है, बहुत सारी है। ये फेडरल यूनिट्स में काम करती है, मतलब छोटे छोटे अपने जो स्टेट्स हैं इनके अंदर काम करती है, नेशनल लेवल पे काम नहीं करती है। और अभी इन्होंने वो जो क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी का, वो भी फुलफिल नहीं किया है ना, अभी स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया इन्होंने फुलफिल किया है। तो ये कौन सी होगी हमारी स्टेट पार्टी। सारी पार्टीज क्लियर है, समझ में आया, याद रहेगी, अच्छे से याद रहेगी, बहुत ईजी है। पिक्चर भी हमने पीछे पीछे चिपका ली थी और अच्छे से समझ भी लिया है ना। ज़्यादा कुछ ऐसे रटने चाटने की जरूरत नहीं है। एनडीए, बीजेपी, यूपीए, कांग्रेस, ऐसे आप याद रख सकते हो, मतलब वो अलायंस है ना, अलायंस है, ये याद रखना है अपने को, कोलिजन अलायंस है। और कुछ कुछ गोल्स की कौन सी पार्टी क्या चाहती है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो। उनके फाउंडर के नाम थोड़े से दिमाग में रख सकते हो, आसपास की ईयर को हल्का फुल्का देख सकते हो, बाकी चलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमसीक्यूज में तो आना नहीं है, और ऐसे कुछ लिखने को आया भी तो वैसे अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं कि पार्टीज के नाम पे लिखने को आ जाए, या फिर आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो थोड़ा बहुत जो मेन पार्टीज है उनके बारे में समझ भी लेना कि कौन सी पार्टी क्या कहती हैं, क्या करना चाहती हैं। क्लियर है। और हम देख लेंगे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं इनके ऊपर, तो समझ लेंगे कि क्या आना है क्या नहीं आना है टेस्ट पेपर में, उस हिसाब से डालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सारी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और सभी दूर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कुछ भी पैसा नहीं लेना देना, लेना है तो सिर्फ नॉलेज। हमारे यहाँ पर हिंदी मीडियम का चैनल भी बन चुका है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। किंडरगार्टन से 12th तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 2 वीडियो दिखाकर हम आपसे कोई पैकेज सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करेंगे, एकदम फ्री फ्री फ्री। ठीक है, बढ़िया से देखो, अच्छे से पढ़ाई करो और खूब अपनी लाइफ में एक्सेल करो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।